धीरजपुर गांव की बात है। वहां हरकेश महाजन अपनी पत्नी सीमा महाजन के साथ रहता था। हरकेश और सीमा का एक बेटा सुमित महाजन था। सुमित शादीशुदा था। सुमित की बीवी रिया और सुमित का बेटा राजू भी हरकेश और सीमा के साथ ही रहते थे। लेकिन सुमित की बीवी रिया बड़ी ही झगड़ालू और मतलबी किस्म की औरत थी। वह अपने सास और ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इस बात को लेकर रिया और उसके पति सुमित में रोज झगड़ा होता था। लेकिन उनका बेटा राजू अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है जब हरकेश और उसका बेटा सुमित बाहर खेतों पर गए हुए थे। उनके पीछे से घर पर रिया अपनी सास सीमा से बोली, सुनिए माँ जी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। जब तक मैं आऊँ तब तक झाड़ू पोछा बर्तन और हाँ खाना बना कर रखिएगा। और हाँ बैठ कर आराम मत करने लग जाइएगा। सारा दिन आराम करती रहती हो, काम काज तो कुछ करती नहीं हो। मैं भी चाहती हूँ थोड़ी देर में मेरे आने तक सारा काम चाहिए मुझे। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम कर दूंगी। तुम जाओ, आराम से आओ। इतना कहकर रिया अपनी सहेली के घर चली गई और घर का सारा काम उसकी सास सीमा ने किया। रिया रोज इसी तरह सुबह अपने पति और ससुर के जाने के बाद घर से निकल जाया करती थी और पड़ोस में जाकर सारा दिन गप्पे मारती रहती और घर का सारा काम अपनी सास के जिम्मे छोड़ आती थी। रिया को अपने पति और ससुर के आने का वक्त पता था। उनके आने से पहले वो लौट आती और ऐसा दिखाती कि जैसे घर का सारा काम उसने ही किया है। एक दिन की बात है जब रिया का पति सुमित घर आया तो उसने रिया को देखा। वो सिर पकड़कर बड़बड़ा रही थी। सुमित ने ये देख अपनी पत्नी रिया से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे सर पकड़ कर क्यों खड़ी हो? अरे क्या बताऊं तुम्हें बताने का कोई फायदा भी तो नहीं होता। सारा दिन मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। झाड़ू भी मैं लगाऊं, पोछा भी मैं लगाऊं, घर का खाना भी मैं बनाऊं। और एक तुम्हारी माँ सारा दिन बैठे बैठे आराम करती रहती है, कोई काम करके राजी नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो कि माँ जी की अब उम्र हो चुकी है। अब उनसे घर का कोई काम नहीं होता, तो क्यों बार बार बोलती हो? पता था मुझे तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे घर की नौकरानी जो हूँ मैं, सारा काम मैं ही करूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर बैठे रहना अपने माँ बाप के साथ यहाँ पे। इतना कहकर रिया वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिन बीते। एक दिन जब सुमित और उसके पिता हरकेश का काम से वापस आने का समय हो रहा था, तब रिया जानबूझकर जमीन पर लेट गई और जैसे ही उसने अपने पति सुमित को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देख सुमित जल्दी से अपनी पत्नी के पास आया और उससे पूछने लगा, हाय मैं मर गई, कोई बचाओ मुझे। अरे मार डाला बुढ़िया ने। अरे अरे भाग्यवान, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? अरे भाग्यवान, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? अरे अरे मार डाला तुम्हारी माँ ने। देखो मेरी क्या हालत कर दी। जानबूझकर जमीन पर तेल गिर दिया ताकि मैं गिर जाऊं। अरे मार डाला रे। रिया ने पहले ही खुद से वहाँ तेल गिर दिया था जिससे सारा शक उसकी सास पर आ जाए। सुमित ने रिया को जमीन से अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। शोर की आवाजें सुनकर सीमा और उसका पोता राजू भागते हुए कमरे में आए, जहाँ पहले से ही उसका पति हरकेश, सुमित और रिया थे। सीमा ने रिया की ऐसी हालत देखकर पूछा, अरे अरे बेटी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? जैसे ही सीमा ने ये पूछा, सुमित गुस्से में आ गया और उसने अपनी माँ से कहा, बस बस माँ, रहने दीजिए। क्यों इतना दिखावा कर रहे हो आप? क्यों मेरी बीवी की जान के पीछे पड़े हो? एक तो कुछ काम काज करते नहीं हो और मेरी बीवी करती है तो उसकी ये हालत कर दी। आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मेरी बीवी से? आप हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? चले जाइए आप दोनों यहाँ से। हम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत सह लिया हमने। पर बेटा मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मुझे कुछ नहीं सुनना। ये सब आपने ही किया है। मेरी बीवी कभी झूठ नहीं बोलती। पर बेटा, एक बार अपनी माँ की बात सुन तो लो। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप जल्दी से अपना सामान पैक कीजिए और जाइए यहाँ से। चलिए, मैं ही आपको छोड़कर आता हूँ। राजू ये सब खड़ा देखता रहा, लेकिन वो छोटा होने के कारण कुछ कर नहीं पाया। फिर सुमित ने एक न सुनी और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। अब रहिए आप लोग यहाँ पर और हमें भी रहने दीजिए चैन से। अब वापस मत आइएगा यहाँ से। ऐसे ही समय बीतता रहा। दिन गुजरे, फिर महीने और फिर साल। अब सुमित और रिया बूढ़े हो चुके थे और राजू बड़ा। सुमित और रिया ने राजू को पढ़ने गांव से बाहर शहर भेज दिया था। लेकिन जब कुछ सालों बाद राजू पढ़कर आया तो अपने साथ एक लड़की को भी लाया और अपने माता पिता से बोला, माँ, बाबूजी, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू। मुझे क्या इन गवारों के साथ रहना पड़ेगा? कपड़े तो देखो इनके, कितनी बदबू आ रही है। ओह माय गॉड। ऐसा कोई दिन नहीं था जब राजू और उसकी बीवी में राजू के माता पिता को लेकर झगड़ा न होता हो। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन एक दिन जब राजू घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर गिरी हुई है और दर्द के मारे चिल्ला रही है। राजू उसके पास आया और बोला, अरे अरे, ये क्या हो गया? तुम ये नीचे क्यों लेटी हुई हो? क्या हुआ तुम्हें? चिल्ला क्यों रही हो? आउच! मार डाला मुझे तुम्हारी माँ ने। कितना दर्द हो रहा है। मुझे जानबूझ के क्यों दिया तुम्हारी माँ ने? बचाओ प्लीज। राजू ने अपनी बीवी को उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। इतने में राजू के माँ और पिताजी भी वहाँ आ गए। उन्हें देख राजू अपनी माँ से बोला, माँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे इस तरह बदला लोगी, उसे यूं तकलीफ पहुंचाओगी। आखिर वो मेरी बीवी है, कोई गैर नहीं। तो बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं ये सब कैसे हुआ है। बस माँ, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी को पसंद नहीं करती और अब मुझसे भी ये रोज रोज बर्दाश्त नहीं होता। आप दोनों अपना कहीं और इंतजाम देख लीजिए और हमारा पीछा छोड़िए। जाइए आप लोग यहाँ से। वक्त अपने आप को दोहरा रहा था। जैसे रिया ने अपनी सास सीमा को गलत इल्जाम लगाकर घर से निकाला था, वैसे ही राजू की बीवी ने भी अपनी सास रिया को घर से निकालने के लिए वही गलत तरीका अपनाया। वक्त को अपने आप को दोहराते देख रिया को वो सब याद आ रहा था जो उसने अपनी सास सीमा के साथ किया था। लेकिन उस दिन उसकी सास सीमा कुछ नहीं कर पाई और आज खुद रिया असहाय थी। फिर राजू भी अपने माता पिता को वही उसी वृद्धाश्रम छोड़ आया जहाँ कुछ साल पहले उसके पिता उसके दादा दादी को छोड़ आए थे। रिया के मन में अब पछतावा ही पछतावा था। उसने सुमित को सारी बातें बता दी कि कैसे उसने ही झूठ बोलकर अपने सास ससुर को घर से निकलवाया था। ये सुनकर सुमित को बड़ा झटका लगा और बहुत दुख हुआ। वो रिया से बोला, ओह, ये तुमने क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप पे शक किया और उन्हें घर से निकाल दिया। अब देखो हम कहाँ आ गए। जैसा हमने उनके साथ किया वैसा ही हमारे बेटे ने हमारे साथ भी किया। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। उसके बाद सुमित और रिया जैसे ही अंदर पहुँचे, सामने से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ गए। वो सुमित के माँ बाप ही थे जो काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने सुमित को पहचान लिया और सुमित से बोले, अरे सुमित बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। हमने जैसा आपके साथ किया वैसा हमारे बेटे राजू ने हमारे साथ किया। हमने आपको उस चीज की सजा दी जिसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। माफ कर दे तुम्हें? ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा वो वक्त हमें लौटा दो जो हमने अपनों के बिना गुजारा है। वो वक्त वापस कर दो जब हमें अपनों की
तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो वक्त हमने अकेले रो रो कर गुजारा है। ये सब वक्त का खेल है बेटा। कल जो तुमने और तुम्हारी बीवी ने हमारे साथ किया, आज वही तुम लोगों के साथ तुम्हारे बच्चों ने किया। हम दूसरों को तकलीफ देते हुए भूल जाते हैं कि हम जो दूसरों को दे रहे हैं, एक दिन वही लौट कर हमारे पास आएगा। लेकिन हम अपने गुरूर, अपने जोश में सब भूल जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, जैसे हम बूढ़े बुढ़िया ने अकेले तुम्हारे बिना जिंदगी गुजार ली, तुम्हें भी आदत हो जाएगी अपनों के बिना जिंदगी गुजारने की। हम तो बस यही कह सकते हैं बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। इतना बोलने के बाद सुमित के माता पिता वहां से चले गए और सुमित और रिया खड़े खड़े अपने आप को ही कोसते रहे कि ये उन्होंने क्या किया। दोस्तों, करनी भरनी सब यही है। हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो लौटकर हमारे पास ही आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा। तभी तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उम्र के दो पड़ाव, एक बचपन और एक बुढ़ापा, ये दो ऐसे पड़ाव है जहां हमें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर ऐसे समय में अगर अपनों का साथ ना मिले तो बचपन और बुढ़ापा दोनों ही खराब हो जाते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो माँ बाप हमारी कई गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वैसे ही हमें भी बड़े होकर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि बचपन और बुढ़ापा एक सा होता है। दोस्तों, अलविदा चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जरूरतमंद लोगों और बेजुबान जानवरों की मदद कीजिए। और आपको फनी टून की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।